रहमान दिलों के बंधन एपिसोड नंबर 19 सीज़न 2 में मरियम शेख। नैना वार्ड का राउंड पूरा करने के बाद कुलीब को इन्फॉर्म करती हुई बाहर निकल आई। इसने हॉस्पिटल से निकलते ही मीर सवार को भी पहुंचने के लिए फ़ोन कर दिया था, मगर इसके बेडरूम में बैठे 1 घंटा गुजारने के बाद भी मीर सवार नहीं आया। वो दिल पर पत्थर रखे इसका इंतज़ार करती रही, क्योंकि मामला एक बेकसूर इंसान की ज़िंदगी और मौत का था। वगन्ना निकाह के बाद इसे मीर सवार से कलाम करना भी गवारा नहीं था। वो पूरी रात सन्नान की फ़िक्र में सोई जागी कैफियत के सबब सोफ़े पर बैठे बैठे ऊँघने लगी थी। मीर सवार उजलत में ऑफिस से निकल कर मीर सवार पैलेस पहुंचा था। मुलाजिम ने घर में दाखिल होते ही इसे नैना की मौजूदगी से आगाह किया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नैना की आमद के बारे में सोच रहा था। अपने बेडरूम तक पहुंचकर इसने दरवाज़ा खोलते ही बुलंद आवाज़ में कहा, मुर्शद साईं, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। हमारा ख़ानदानों में निकाह के बाद लड़कियों का धनधनाते हुए ससुराल पहुंचना और नींदें पूरी करना मबदू समझा जाता है। नैना इसकी आवाज़ उछल पड़ी थी, फिर सीने पर हाथ रखे इसे घूरने लगी। नींद भग से उड़ गई, सिर्फ आंखों में खुमार बाकी रह गया था। नींद के खुमार आलूद कातलाना सरापे पर मीर सवार के दिल की धड़कनें मचल गई थीं। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, लेकिन अपना दिल हार चुकी हूँ। अब मेरा दीदार है, बिना तुम्हारा गुजारा नहीं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं तुम्हें खुली छुट्टी दे दूँ और अपनी रवायात भूल जाऊँ। मीर सवार मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से कहता हुआ इसके बेहद नज़दीक बैठ गया। ब्लैक शलवार सूट पर डार्क ब्राउन वेस्ट कोट जेबे तन किए अपने तबाहकुन पर्सनैलिटी के साथ नैना के दिल में उतर गया। प्लीज़ दूर रह कर बात करें, मैं यहाँ आपके लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है, वरना कभी इधर का रुख नहीं करती। वो धड़कते दिल को संभालती से झिड़कते हुए इसके पहलू से निकलकर दूर जा खड़ी हुई थी। ज़ौजा मोहतरमा, लेक्चर तो तुम्हें सुनना ही पड़ेंगे, बल्कि सुनने की आदत डालो, तभी खुशगवार अजवाजी ज़िंदगी गुजार सकोगी। मीर सवार शरारत से कहकर उठ खड़ा हुआ। नैना पीच कलर की स्टाइलिश सूट में आधे बालों को कैचर में समेटे भला कि पुरकशिश लग रही थी। इसका कुदरती हुस्न इंतहाई सादगी में भी गजब ढा रहा था। सर्दी की शिद्दत से रुखसार और नाक के नथिया सुर्ख हो रहे थे। कोई और वक़्त होता तो मीर सवार की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करती, मगर आज इसे अपनी बात मनवाना मकसूद था, इसलिए खसूसी तौर पर अपने लिए शलवार सूट मुंतखब किया था। कल रात हमारी गोल्डन नाइट थी, मैंने पूरी रात तुम्हें बहुत मिस किया। देखो दिल का रिश्ता किस कदर गहरा होता है। सुबह होते ही तुम दौड़ी चली आई। मीर सवार ने झटके से इसका नाजुक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैं आपकी फजूल बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें। नैना की बात अभी अधूरी थी, तभी मीर सवार ने इसके होंठों पर इस्तकार से भरपूर मरसबत करके इसे खामोश करवा दिया। कमरे में गहरा सकूत तारी हो गया। सिर्फ नैना की धड़कनों का शोर बासानी सुना जा सकता था। गोल्डन नाइट नहीं मना सके तो क्या हुआ, हम गोल्डन डे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो कुछ देर बाद मखमूर लहजे में शोखी से गोया हुआ। आपने सनान शाह को अगवा क्यों किया है, इसका क्या कसूर है? नैना के चेहरे पर शर्मिगी मुस्कुराहट उभर कर मध्यम हो गई। वो इसकी बात यकसा नज़रअंदाज किए पूछ रही थी, क्या चाहती हो? इसे अपनी बीवी के वास्ते बारात लाने के लिए खुला छोड़ देता। मीर सवार सनान के जिक्र पर बदमज़ा हुआ, टेबल से सिगरेट उठाई और सुलगाते हुए सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। प्लीज़ इसे छोड़ दें, सब इसकी वजह से बहुत परेशान है। नैना ने मध्यम आवाज़ में इल्तिजा की, तुम इसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? इसके साथ भी कोई गेम खेल चुकी हो? मीर सवार धुआं फ़ज़ा में बखेर कर तंजिया बोला था, आप मुझे बात बे बात ताने नहीं दे सकते, मैं हज़ार बार कह चुकी हूँ, वो सिर्फ मजाक था। नैना भन गई। मीर सवार ने ज़बरदस्त कहका लगाया, आप बस अब इसे छोड़ दें, मेरी गलती की सज़ा किसी बेकसूर को क्यों मिले? नैना की आवाज़ पुरनम हो गई थी। इसे छोड़ दूँ ताकि वो मेरे ख़िलाफ़ केस करता फिरे, मीडिया में बकवास करे, मेरा नाम ख़राब करे। फिर कल क्या करोगी जब वो बारात लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा? सबको बताओगी कि तुम मेरी मनकुआ हो? मीर सवार भड़क उठा था। नैना मुस्तराब सी आंखें मरोड़ रही थी। घबरा कर इसकी तरफ देखा, या फिर तुम्हारे निकाह के आन मौके पर मैं किसी फिल्म हीरो की तरह एंट्री मारूं और कहूं कि ये शादी नहीं हो सकती? मीर सवार अब उठकर इसके पास चला आया और धुएं इसके चेहरे पर बखेर दिया। नहीं, नैना इसके तंज को नहीं समझी और हाथों से धुएं को मुंतशिर करते हुए घबरा कर बेख्तियार बोली, तुम्हें सवाए अपने शौहर के पूरी दुनिया की फ़िक्र है। मैं सड़क पर आ जाऊं, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इस बेकसूर के हक़ के लिए मुझसे लड़ने चली आई। मीर सवार घुराते हुए बोला, ये मेरा काम है, इसका क्या करना है तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में
سوچو کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میر زوار کی سرد سرگوشی پر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ میر زوار نے 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اپنی جیت کا جشن منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نینا میں اسے اس ارادے سے باز رکھنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں شفاف موتی گر کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ تبھی میر زوار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا، تمہاری ہر ادا سے ظاہر ہے کہ تم خوش نہیں ہو، بلکہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں اس کے اظہار کے لیے کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے۔ بنا تم میری خوشی کی خاطر تھوڑی دیر روئے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نینا اس سے نظریں نہیں ملا سکی تھی، بلکہ سسکتے ہوئے بولے بغیر نہ رہ سکی۔ نینا، دوبارہ کسی غیر مرد کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی جاگی تو میں تمہیں اسی وقت مار ڈالوں گا۔ اپنی زندگی چاہتی ہو تو ایسے کسی بھی ذکر سے گریز کرنا۔ نینا کی نازک گردن میر زوار کی انگلیوں کے شکنجے میں تھی۔ اگر وہ ذرا سا دباؤ بڑھاتا تو نینا کی شربتی آنکھیں باہر کو ابل پڑتیں۔ میں اس کا قصہ تمام کر چکا ہوں۔ اس کے گھر والے کو لاش بھی مل چکی ہے۔ گھر جا کے جی بھر کے اس کی موت کا ماتم کر لینا، مگر یہاں اب آپ تمہارے آنسو مداخلت نہ کریں۔ میر زوار کا دماغ گھوما اور اس کی نرمی سے نینا کی گردن سہلاتے ہوئے بے رحمی سے انکشاف کیا۔ نینا کے اوسان قطع ہونے لگے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے میر زوار کے وجیح چہرے کو تک رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا، مگر میر زوار اس کی کیفیت کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ اس کو نینا کے یخ پڑتے جسم اور بے سود ہو جانے کا احساس ہوا تو اس نے بے اختیار نینا کا گال تھپتھپایا، مگر وہ خوف کے مارے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ غصے سے میر زوار کی مٹھیاں بیچ گئیں۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے نینا کو گھورتا ہوا پھر سر جھٹک کر اٹھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے ساجد کا نمبر ملایا۔ حمید شاہ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی اور بیٹیاں سنان کی لاش سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ مسز حمید کے بین جاری تھے، جب وہ چیخ چیخ کر بے قابو ہونے لگتیں تو بے ہوش ہو جاتیں۔ ہوش آنے پر پھر آہ و بکار کا سلسلہ جاری زور پکڑ جاتا۔ وہ لوگ یہاں بیٹھی خاموشی سے حمید صاحب کی فیملی کو بلکتا دیکھ رہی تھیں۔ عورتوں کا ایک ہجوم تھا۔ جوان پراسرار موت قتل پر ہر ایک افسردہ تھا، ہر کوئی چمگوئیاں کر رہا تھا۔ آج صبح 10 بجے پولیس کو سنان کی لاش سمندر کے کنارے پر چادر میں لپٹی ہوئی ملی۔ شناخت اور دیگر فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ زائم شاہ کے پرزور اصرار کے باوجود بھی حمید شاہ پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا اب ان کا بیٹا واپس نہیں مل سکتا، اس لیے اسے مظنون تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ زائم شاہ اس کے فیصلے پر دانت پیس کر رہ گیا۔ شرازی فیملی نینا کے علاوہ اس وقت سے بمع اہل و عیال وہاں موجود تھی۔ نینا میر زوار پیلس سے واپسی پر حمید شاہ کے گھر پہنچی اور سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے میر زوار سے زیادہ خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ایک نادانی کے سبب سنان بے موت مارا گیا تھا۔ جنازہ بھی اٹھ گیا۔ شام گہری ہو گئی، مگر مسز حمید اور ان کی فیملی نے نینا کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ اروش ان لوگوں کی ناگواری بھانپ گئی تھی اور وہ مظنون وہاں ٹھہرنا مناسب ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے رانیہ رخسانہ بیگم کو اشارہ کر کے اٹھنے کے لیے کہا۔ نینا کے لیے مسز حمید کا پیار، ان کی چاہت ایک ہی دن میں اجنبیت میں بدل گئی تھی۔ نینا جاتے ہوئے بھی اروش کے منع کرنے کے باوجود مسز حمید کے پاس گئی اور ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، مگر انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ نینا کو مسز حمید کے رویے پر کوئی افسوس یا حیرانگی نہیں ہوئی۔ جس ماں کا جوان بیٹا شادی سے فقط 2 دن پہلے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو، اس ماں کا ایسی لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے غم غصہ کسی حد تک جائز بھی تھا، مگر یہ سوچ غلط ضرور تھی کہ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم کسی کی موت کا ذمہ دار خوشی اور غمی کو انسانی ذات سے منسوب کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہر کام سراسر اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ نینا دکھ سے سوچتی ہوئی واپس جا رہی تھی۔ شرازی فیملی نے بجھے دل سے سنان کے سوئم میں شرکت کی تھی۔ قسمت کی ستم ضعیفی تھی، دونوں گھرانوں میں اس تاریخ پر شادی کا ہنگامہ رونما ہونے والا تھا، مگر اب ماتم کدا بنے ہوئے تھے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، مگر ماحول پر چھائی ہوئی افسوسگواری میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ نینا، تم بھی ہمارے ساتھ گاؤں چلتی، ماحول بدلے گا تو طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اروش اس کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ آج وہ بھی گاؤں واپس جا رہی تھی۔ رانیہ رخسانہ بیگم اور حویلی کے باقی افراد کچھ دن بعد ہی واپس چلے گئے۔ تحریم بھی ان کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ اس کا دل بھی شہر سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی اسے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، تو خاموشی سے رانیہ
की बात मान गई। अम्मा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, जब फ्री हुई तो आ जाऊंगी, जैसा तुम्हें सही लगे, मगर यूं उदास मत रहो, हंसो बोलो। तुम्हारी चुप से मेरी जान जाती है। अब जो होना था हो चुका है, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। अरवश धीरे धीरे मसाज करते हुए इसे समझा रही थी। कितना आसान है ये कहना कि भूल जाओ, मगर जब मैं आंटी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल फटता है। नैना दुख से बोली। हम और क्या भी कह सकते हैं, इंसान मजबूर होकर यही कह सकता है जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इसके लिए हम खुद को ज़िम्मेदार कभी नहीं ठहराते, मगर मुझे तुम्हारी उदासी और गुमसुम कैफियत से ऐसा महसूस होता है कि तुम सन्नान की मौत का ज़िम्मेदार खुद को ठहरा रही हो। अरवश बेख्याली में कह गई थी, मगर नैना का दिल धक से रह गया। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? सन्नान से मेरी शादी तय होने का मतलब ये तो नहीं मेरा नसीब से वो मर गया। नैना घबराहट में बेसाख्ता बोली। अल्लाह ना करे तुम्हारे नसीब में कोई झोल हो, बस इसकी आ गई थी इसे जाना था। अल्लाह गारत कर दे इन नामुरादों को जिन्होंने जवान बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अरवश ने हाथ फैलाकर बददुआ दी। अरवश की बददुआ पर नैना को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। नैना घबरा कर ऑयल की बोतल उठाए वहाँ से उठ गई। हमीद साहब ने पोस्टमार्टम भी तो नहीं होने दिया, वरना कोई ना कोई सुराग मिल जाता। ऐसे जालिमों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी। अरवश मसलसल बड़बड़ा रही थी। नैना अरवश के हुलिये चले जाने के तक वाशरूम में बंद रही थी। मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। मीर जवार सोफे पर टांग जमाए बैठा था। बोलो क्या बात करनी है? नगीन तुम किसी को चाय के लिए कहो। मीर सबुख्तगीन बेड से उतरकर सोफे पर इसके पास आकर बैठ गए थे। जी मैं कहती हूँ। नगीन ने साइड टेबल पर पड़ी बेल का बटन पुश किया था। मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी इसी महीने। मीर जवार बगैर तमहीद बांधे ठहरे हुए लहजे में गोया इन दोनों को हैरान कर गया। तुमने तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। नगीन चाय के साथ मुंह भी मीठा कराओ, हमारे बेटे को शादी का ख्याल आ ही गया। मीर सबुख्तगीन की खुशी दीनी थी। शुक्र है इसके और नैना के बीच मामला दुरुस्त हो गए। नगीन ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा, बताओ भाई लड़की कौन है? गैरों में पसंद की है या ख़ानदान की है? मीर सबुख्तगीन ने इस्तफादा किया। ख़ानदान की है, और आप कल रिश्ता लेकर गाँव जाएंगे? मीर जवार ने संजीदगी से कहा। ज़रूर जाएंगे, मगर फिर भी ये तो बताओ हमें कहाँ जाना है? लड़की का क्या नाम है? मीर सबुख्तगीन नगीन की तरफ देखते हुए पूछ रहे थे। शराजी विला जाना है। और कहाँ जाएंगे? लड़की और कोई नहीं, हमारी प्यारी सी तहरीम शाह। मीर जवार ने नगीन बात दरमियान में उचक ली। तहरीम? नगीन ने हैरानगी से दोहराया। तहरीम बेटी के लिए जाना है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तुम्हारे जोड़ की भी है। मीर सबुख्तगीन ने इसके शाने पर बेतकल्फ़ी से हाथ रखा। मैं तुम्हारा साथ नैना का जोड़ भला लगता। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर गौर करना चाहिए। नगीन बोले बिना नहीं रह सकी। ताई साईं मैं सोच समझ कर तहरीम को चुना है, और मुझे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह गांव जाने की तैयारी करें। मीर जवार दो टोक लहजे में बोला। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है वही मेरे घर की बहू बनेगी। इसने कुछ महसूस किया होगा, तभी तो इससे शादी का फ़ैसला किया है। तुम चुप रहो। मीर सबुख्तगीन ने नरमी से नगीन को सर्जश किया। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, जो मीर की पसंद वही हमारी पसंद। दरअसल अरुमा अपनी भाभी के रूप में नैना को देखना पसंद करती है, वही जिक्र करती रहती है। जरताज भाभी हयात होती तो वो भी नैना को मीर जवार के लिए पसंद करती। नगीन इसे बेतुके फ़ैसले से रोकना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर जरताज का जिक्र छेड़ दिया ताकि शायद मीर जवार जज्बाती हो जाए और अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अम्मा होती तब भी मेरा यही फ़ैसला होता, और मैं इस फ़ैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करता। मुझे तहरीम से शादी करनी है, जो अब हर कीमत पर होकर रहेगी। मीर जवार मजबूत लहजे में कहते हुए उठ गया था। तुम जो चाहो वही होगा, हम कल ही गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। मीर सबुख्तगीन ने नगीन को घूरते हुए बात समेटी। मुलाजमा चाय की ट्राली घसीटती हुई अंदर दाखिल हुई तो सब खामोश हो गए थे। कंटिन्यू जारी है।